जाहिर है उसे पूरा शक था कि एक दो लो ग्रेड दानवी कोर से उस खास शख्स के दांत का छेद भी नहीं बनने वाला था। जब से निया बड़ी हुई थी उसमें थोड़ी अकल आई है। पहली बार था जब उसका पाला पैसों की जिल्लत से हुआ था। तुम्हें क्या लगता है मेरी दूसरी सील तोड़ने के लायक ताकत पाने के लिए तुम्हें कितने लो ग्रेड दानवी कोर लगेंगे? निया ने पूछा। जालिम एक पल के लिए रुका, फिर उसने एक ऐसा नंबर बताया जिसे सुनकर निया का मन हुआ कि अगर वो खून की उल्टियाँ कर पाती तो वो वही कर देती। 30,000। 30,000। निया सन रह गई। उसकी औकात 3,000 की भी नहीं थी। 30,000 की तो बात ही छोड़ो। हाई ग्रेड दानवी कोर बेस्ट रहेंगे क्योंकि फिर मुझे उनमें से सिर्फ 2,000 ही चाहिए होंगी। जालिम ने पहली बार थोड़ी रियायत दिखाई। सिर्फ 2,000 ही चाहिए होगी? सिर्फ 2,000? निया ने अपना सिर पकड़ लिया। उस साल पूरे साम्राज्य ने मिलकर सिर्फ 10,000 के करीब हाई लेवल राक्षस मारे थे जो सबके बीच बराबर बट गए थे। इस वक्त पूरे रंगून साम्राज्य के पास शायद 4,000 से ज़्यादा हाई ग्रेड कोर नहीं होंगे और ये जनाब बड़े मज़े से उनमें से 2,000 मांग रहे थे। जब तक वो अपने सिर पर हीरो जड़ा ताज पहनकर किसी सोने के सिंहासन पर न बैठ जाए तब तक इतनी बड़ी तादाद में कोर जुटाना नामुमकिन था, भले ही उसकी दौलत बाकी 200 के बराबर क्यों न हो जाए। चलो लो ग्रेड वाले कोर की ही बात करते हैं। हाई ग्रेड के बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि निया के हाथ सिर्फ लो ग्रेड वाले ही लग सकते थे। उस मिलिट्री कैंपेन के बाद लाखों करोड़ों राक्षस ढेर हुए थे। 30,000 कोर जुटाना कोई बड़ी बात नहीं थी, बेशर्ते उसके पास मोटा पैसा हो। आखिरकार जटायु परिवार बहुत ही रईस था। उन्हें रंगून साम्राज्य के सबसे बड़े खानदानों में गिना जाता था। भले ही उनकी दौलत दूसरे देशों जितनी न हो फिर भी वे काफ़ी मालदार माने जाते थे। अगर धीरज का मूड अच्छा होता तो 30,000 कोर खरीदना उसके लिए उतना ही आसान होता जितना बाजार से एक टॉफ़ी खरीदना। पर पंगा ये था कि निया उनसे मांग नहीं सकती थी। उनके पास ऐसा कोई सौदा भी नहीं था जिससे वो धीरज को पैसे निकालने के लिए मजबूर कर सके। उस वक्त निया की इकलौती प्रॉब्लम बस पैसा थी। पर अच्छी बात यह थी कि निया अपनी पिछली ज़िंदगी के प्रोफेशन पर बहुत ही खुश थी। भाई वो चोरी की देवी थी, उसके लिए पैसा ज़मीन पर पड़े पत्थरों जैसा था। अगर उसने कातिल या जासूस बनने का रास्ता चुना होता तो शायद वो आज किसी अंधेरे कोने में सड़ रही होती। सिर्फ 30,000 दानवी को टेंशन मत लो, इस मैडम के हुनर से तू खा खा कर उल्टियाँ कर देगा। निया को अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा था। ऊपर से वो इस वक्त रईस जटायु परिवार के बीच बैठी थी जहाँ किसी भी फालतू दूसरी या तीसरी पीढ़ी के बंदे की जेब में कम से कम 10,000 तो पड़े ही रहते थे। वो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाने वाली थी। उस खास शख्स जालिम ने निया के खुद को मैडम कहने वाली बात को इग्नोर कर दिया क्योंकि उसे खा खा कर उल्टी वाली बात पसंद आ गई थी। उसे अपने टैलेंट का पूरा यकीन था कि वह इस काम को बड़ी सफाई से करेगी। लेकिन जालिम को समझ नहीं आ रहा था कि निया यह सब कैसे करने वाली है। वह बड़ा ही कन्फ्यूज था, मगर कुछ वक्त में उसकी कन्फ्यूजन पूरी तरह से साफ होने वाली थी। आखिरकार एक काली और तूफानी रात में जटायु परिवार के अहाते में एक दुबली पतली काली परछाई नजर आई। उसने उन भरी भरी जेबों और मोटे मोटे बटियों की तरफ अपने काले पंजे फैलाने के कई मौके ढूंढ लिए। रात के अंधेरे में सब लोग सोए हुए थे। किसी को भी शक नहीं था कि इस जटायु घराने में कोई चोरी करने की हिम्मत भी करेगा। इसलिए सब लोग आराम से सब कुछ छोड़कर चैन की नींद ले रहे थे। लेकिन अगले दिन क्या होने वाला था यह सबके होश उड़ा देने वाला था, यह किसी को पता ही नहीं था। जालिम को तो अपने सामने हो रही उन चीज़ों को देखकर बस निया की आंखों फाड़ता देख रहा था। आखिरकार इस लड़की में कोई खुदगर्जी या कोई स्वाभिमान या ईमानदारी है या नहीं? दरअसल इस दुनिया के लोगों में स्वाभिमान और ईमानदारी कूट कूट कर भरी थी। कुछ नमूने छोड़कर फिर भी कोई ऐसी चोरी जैसी छोटी चीज़ों का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेता था। पर उसे क्या पता था यह निया दरअसल इस जगह की नहीं बल्कि धरती जैसी 4 लाख लोगों की दुनिया से आई है। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, जटायु परिवार के शांत कमरों में चीख पुकार और मातम का धमाका हो गया। बकवास, मेरे पैसे कहाँ गए? सिटी, ये साला चोर आया कहाँ से? इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पैसे चुरा लिए? वो मेरी शादी के लिए जोड़कर रखे हुए पैसे थे। अब मुझे नहीं जीना। सिर्फ एक रात में जटायु परिवार के 20 से ज़्यादा लोगों की जेबें साफ हो चुकी थी।
इस वक्त मेन हाउस के अंदर धीरज का चेहरा गुस्से के मारे तवे जैसा काला पड़ चुका था। सिद्धार्थ और अर्नव, जो खानदान की दूसरी और तीसरी पीढ़ी के लीडर थे, उनके साथ खड़े थे। उन सबके चेहरों की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। धीरज को छोड़कर विला के हर एक शख्स की जेब पूरी तरह साफ हो चुकी थी। शायद चोर ने बॉस को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वे खानदान के सबसे खास मेंबर थे। यहाँ तक कि उनके कलेक्शन के सोने के बर्तन भी हवा हो गए थे। इन सब में सबसे बुरा हाल विवेक का हुआ था। विवेक को सुंदरियों के महंगे मोती और जेवर गिफ्ट करने का बड़ा शौक था ताकि वो उनके साथ गहरी वाली सेटिंग कर सके। अभी कुछ दिन पहले ही उसने जेरी से हीरो का एक बड़ा लॉट खरीदा था, पर इससे पहले कि उन्हें उन हसीनाओं को थमाता, चोर ने उसकी जवेरात का बॉक्स पूरी तरह से उड़ा लिया था। पर उसे सबसे ज़्यादा आग इस बात की लगी कि उस बेरहम चोर ने बॉक्स के अंदर जड़े हुए किसी भी कीमती नगीने को भी खुरच कर निकाल लिए थे। विवेक में अपने नुकसान का हिसाब लगाने की हिम्मत ही नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि आने वाले कई महीनों तक उसे उन सुंदरियों को टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। जब से जटायु परिवार बना था, उनके साथ इतना बड़ा हादसा कभी भी नहीं हुआ था। जितना पैसा चोरी हुआ था वो खानदान की रईसी के आगे ऊँट के मुंह में जीरे जैसा था, पर चोर के उस एटीट्यूड ने सबका खून खोल दिया था। सिर्फ एक ही रात में उस चोर ने जटायु परिवार के सभी खास लोगों को लूट लिया था और पूरे प्रोसेस में किसी को भनक तक न लगी। चोर ने बड़े इत्मीनान से माल समेटा जैसे वो इन सबको अपनी जूती पर रखता हो। धीरज इस मामले को दबा नहीं सकते थे क्योंकि अब ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि खानदान की इज्जत का सवाल बन गया था। तुम सब के सब एकदम निकम्मे हो। कोई तुम्हारे कमरे में घुसकर सारा माल साफ कर गया और तुम घोड़े बेचकर सोते रहे। धीरज इस हालत पर बुरी तरह भड़के हुए थे। भले ही उनका खानदान 100 साल से जटायु को जगह नहीं पाया था, पर उनके वारिसों की ताकत कभी खानदान के लिए शर्मिंदगी की वजह नहीं बनी थी। पर आज तो जैसे सब के सब बेवकूफ़ साबित हुए थे, जो किसी बाहरी को कमरे तक आने दिया और उसे हाथ तक नहीं लगा पाए। पिताजी, इसमें हमारा क्या कसूर? वो शख्स पूरी तरह से आया होगा। ऊपर से उसके हुनर तो ब्लैक गैंग के सरगना जैसे लग रहे थे। जब दूसरे भाई को कुछ पता नहीं चला तो सोचिए वो कितना मजा हुआ लड़ाकू होगा। सबसे ज़्यादा चुना लगावे चुके विवेक ने रोते हुए सफाई दी। ब्लैक गैंग का नाम सुनते ही धीरज के माथे पर बल पड़ गए। ब्लैक गैंग इस मंथन ग्रह का सबसे मशहूर चोरों का गैंग था। कहते थे कि उसका हर मेंबर उस्ताद था और उसका लीडर तो चोरों का भी बाप था। बात थी कि उसकी नज़र जिस चीज़ पर पड़ जाए वो उसकी होकर ही रहती थी। कई ये सिल्वर हेड्स वालों का काम तो नहीं। अर्नव ने मन ही मन बुदबुदाया। चोरों ने उसका भी काफ़ी माल उड़ाया था। नामुमकिन। धीरज ने हाथ हिलाकर बात काट दी। ब्लैक एंड सिल्वर गैंग तो दूर गलवाना ओलेंस में जमे हुए हैं। अगर उनके कुछ चेले रंगून साम्राज्य में छुपे भी होते तो उनमें इतना दम नहीं होता कि हमारी नाक के नीचे से चोरी कर ले। तो क्या ये सिल्वर हेड्स का खुद वो लीडर हो सकता है? निशा के पति ने पूछा, जिस पर धीरज जी ने नाम में सिर हिलाया। भले ही वो घमंडी है, पर वो इतना पागल नहीं होगा कि रंगून साम्राज्य में जटायु परिवार से पंगा ले। ऊपर से उसकी आदत कि वो चोरी करने से पहले अपने शिकार को चिट्ठी भेजकर खबर देता है। सब लोग कंफ्यूज हो गए, पर धीरज ने ब्लैक गैंग का नाम लिस्ट से हटवा दिया था। क्या दुनिया में कोई और भी चोर है जिसके हाथ इतने साफ हैं, पर वो अभी तक उस गैंग का हिस्सा नहीं बना था? तो क्या होगा आगे? क्या निया का नाम आएगा उनके सामने? और जब उसने इतना सारा माल लूट ही लिया है। वाकई एक ऐसी देवी स्तर की चोर मौजूद थी जिसका कोई किसी भी संगठन से कोई लेना देना नहीं था और जिसने शायद उस तथाकथित ब्लैक गैंग का नाम तक नहीं सुना था। जहाँ बाकी लोग पिछले दिन हुई चोरी से परेशान होकर अपना सिर पकड़ रहे थे, वही एक खास चोर अपनी फलदायी यात्रा से मुस्कुराती हुई लौटी थी। वह अपने लूट के बड़े ढेर पर बैठी संतोष भरी नज़रों से अपनी कमाई का जायजा ले रही थी। जटायु परिवार घर के बाकी बड़े लोग जैसे हैसियत वाले व्यक्ति के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, मगर उनकी अधिकांश संपत्ति बैंक में जमा थी। हाथ में नकद ज़्यादा नहीं रहता था, इसलिए निया को जो कैश मिला वह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी। असली आकर्षण तो सोने के बर्तन और कीमती गहने थे जो उसने बड़ी सफाई से उड़ा लिए थे। लेकिन अब समस्या यह थी कि उन चीज़ों के नकद में कैसे बदला जाए। उसके दिमाग में सबसे पहले नीलामी का घर का ख्याल आया। अगर वह सामान वहाँ ले जाए तो उनकी कीमत के बराबर नकद दे सकते थे, मगर तुरंत ही उसने दूसरी परेशानी समझ में आ गई।
उसने जानबूझकर कोई बहुत अलग या पहचान में आने वाली चीज़ नहीं उठाई थी। फिर भी उसे पूरा भरोसा नहीं था कि असली मालिक अपने सामान को पहचान नहीं पाएगा। भले ही जटायु परिवार चोरी की बात घर से बाहर न फैलाए, पर वे निजी तौर पर नीलामी घरों में पूछताछ कर सकते थे। आम नीलामी घर भले ही विक्रेता की जानकारी सुरक्षित रखने का दावा करते हों, पर जटायु परिवार के प्रभाव के आधे वे टूट सकते थे। अगर उन्हें यह सामान बेचना था तो उन्हें ऐसा नीलामी घर ढूंढना होगा जहां जटायु परिवार न तो सवाल उठा सके न कोई जानकारी निकलवा सके। रंगून साम्राज्य की राजधानी जैसे बड़े शहरों में दर्जनों नीलामी घर थे। उनमें से केवल 3 प्रतिष्ठित माने जाते थे और उन तीनों में एक 5 महान कुलीन परिवारों में शामिल किरीन परिवार द्वारा संचालित था, जिसे किरीन नीलामी घर कहा जाता था। जटायु परिवार और किरीन परिवार दोनों ही 5 महान कुलीन परिवारों को हिस्सा थे, लेकिन निया की नज़र में दोनों परिवार अंदर ही अंदर एक दूसरे से भिड़ने को तैयार रहते थे। ऊपर से शिष्ट और सौम्य, भीतर से प्रतिस्पर्धी। उसे यकीन था कि अगर वह सामान किरीन नीलामी गृह में ले जाए तो जटायु परिवार वहां जाकर अपने चोरी हुए सामान के बारे में पूछताछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। वे जानते थे कि किरीन परिवार एक भी जानकारी बाहर नहीं आने देगा। जालिम को इंसानों की दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी दिलचस्पी सिर्फ इस बात में थी कि क्या यह सब पर्याप्त दानवी कोर में बदला जा सकता है। जहाँ तक निया की टॉप लेवल की चोरी की कला का सवाल था, जालिम को तो शक तो था, पर उसने कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा, जबकि उसने किरीन नीलामी गृह को चुन लिया था। निया ने पहले ही तैयारी करनी शुरू कर दी थी। जटायु परिवार की बेकार लड़की को भले ही बहुत कम लोगों ने देखा हो, पर इस बात की गारंटी नहीं थी कि भविष्य में किरीन परिवार उसे पहचान न ले। अपनी पहचान सुरक्षित रखने के लिए निया ने फैसला किया कि पहले किसी दूसरे नीलामी घर से कुछ रूप परिवर्तन औषधि खरीद ली जाए। रूप परिवर्तन औषधि एक आम किस्म की दवा थी जिसे 3 ग्रेडों में बांटा गया था, लो ग्रेड, मिडिल ग्रेड और हाई ग्रेड। ग्रेड के अनुसार उसकी असर कितनी देर तक टिकेगा यह तय होता था और कीमतों में भी बड़ा फर्क होता था। उसी रात निया एक बड़ा चोगा उठकर जटायु परिवार के परिसर से चुपके से निकली। वह राजधानी के एक छोटे से नीलामी घर में पहुंची और लो ग्रेड रूप परिवर्तन की औषधि खरीद ली। लो ग्रेड होने के बावजूद 5 छोटी शीशियों की कीमत 500 सोने पड़ी और पहले से ही तंगी झेल रही निया का दिल उस रकम पर हल्का सा जरूर दिखा।